तो आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक यहाँ कवर करेंगे वो है हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर बच्चों कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होती है बेसिक प्रॉपर्टी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की जो आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर बच्चों देखिए चार्ज की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी, वैसे तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम हर प्रॉपर्टी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ तीन ऐसी बेसिक्स प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है चार्ज की वो एडिटिविटी, नेचर ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है? एडिटिविटी, नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की एडिटिविटी नेचर, यानी चार्ज की जो एडिटिविटी है इस नेचर की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा प्यारे बच्चों आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज अपने आप में कंजर्व रहता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और थर्ड प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों कौन सी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके पास तीन मेन प्रॉपर्टी है। एक हमारे पास है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों इसको वन बाय वन हम जो है अच्छे से क्लियर करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको ये समझ में आया कि चार्ज की मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो तीन होती है: एडिटिविटी ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। क्या है ये प्रॉपर्टी? चार्ज की इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है? बच्चों चार्ज की इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि मान लो, कंसिडर करते हैं एग्जांपल के तौर पे, पहले एग्जांपल देंगे। लेट वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम। फिर बच्चों मान लीजिए आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। तो फिर बच्चों मान लो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? मान लो ये बॉडी है, ठीक है, आइसोलेटेड एक बॉडी, एक सिस्टम है, एक बॉडी है। तो मान लीजिए ये कोई ए बॉडी है, ठीक है, तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? बॉडी ए। पर बच्चों आइसोलेटेड का मतलब होता है जो चीज अपने आप में एक हो, ठीक है, जो अपने आप में एक कह सकते हैं आइसोलेट हो। कोई भारी चीज जो है, बाहर की चीज अंदर नहीं आ रही और अंदर की चीज बाहर नहीं जा रही, तो इसका मतलब वो आइसोलेट। तो हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस सिस्टम के मान लीजिए यहाँ पे 4 क्यू चार्ज है। फिर बच्चों यहां इस सिस्टम पे मान लीजिए 2 क्यू चार्ज है, ठीक है। तो फिर बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, जो एडिटिविटी है, वो ये कहती है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे, तो मान लो इस आइसोलेटेड बॉडी है, ये सिस्टम है, और इसका मान लीजिए मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं। तो फिर बच्चों बड़ा एडिटिविटी ऑफ चार्ज की एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी सिस्टम पे, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे कहीं पे भी, इस सिस्टम के कहीं पे भी कितना भी चार्ज हो उसका आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए। मतलब अगर मैं इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालूं तो अलजेब्रिक सम कर देता हूं, यानी इन दोनों चार्जेस को मैं जोड़ देता हूं। प्यारे बच्चों तो देखो मैंने जोड़ दिया, इसको ऐड कर दिया, ऐड मतलब एडिटिविटी। तो ऐड करने पर प्यारे बच्चों हमारे पास 2q आ गया। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या आ गया? 2q आ गया। आपको समझ में आया? इसका मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे आपका जो टोटल चार्ज है उस बॉडी पे कहीं पे भी, इस बॉडी के कहीं पे भी किसी भी हिस्से में जो चार्ज है उसका सम हो जाएगा, वो भी अलजेब्रिक सम। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम प्यारे बच्चों बी है, ठीक है, बी बॉडी है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास, और इस सिस्टम पर प्यारे बच्चों, इस सिस्टम पर मान लीजिए आपके पास चार्ज क्या है? -2q। एक तो यहां चार्ज है प्यारे बच्चों, एक चार्ज यहां पे -1, आप कह सकते हैं यहां पे प्यारे बच्चों -1q, ठीक है, ये चार्ज है। तो मैं अगर इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना चाहूं तो इन चार्ज का सम कर दूंगा। एडिटिव चार्ज, चार्ज का क्या नेचर है? चार्ज का नेचर ये है कि चार्ज अगर आइसोलेटेड सिस्टम में कहीं पे भी है ना, तो उसका अलजेब्रिक सम हो जाता है टोटल चार्ज निकालेंगे। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालेंगे तो -2q,
ठीक है, प्लस करेंगे और -1Q प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों चार्जेस को प्लस किया तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 3Q। तो देखिए टोटल चार्ज आ गया आपके पास 3Q। तो यही तो प्यारे बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। ये चार्ज की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आप इस प्रॉपर्टी को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? ऐसे करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन विच, प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? इन विच टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू सम algebraic sum of all charges present anywhere on the system मतलब एक बॉडी। बच्चों देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, आपको याद भी हो जाएगी। क्या बोला इसने? एडिटिविटी ऑफ नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है ये एडिटिविटी जो है चार्ज की, जो एडिटिविटी नेचर है, ये कहता है ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज की जिसमें किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर या बॉडी पर, सिस्टम मतलब बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। मतलब इस बॉडी पर कहीं पे भी चार्ज हो, उन सभी चार्ज का हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? सम कर देंगे। एक्चुअल में यही क्या कहलाता है? एडिटिविटी चार्ज, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों हम जो है हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कर ली है, बड़ी आसान प्रॉपर्टी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फिर बच्चों इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर बच्चों कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज का टाइम के साथ चेंज ना होना, यानी एवरी टाइम अगर कोई चीज सेम रहती है तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं, यानी सुरक्षित रहना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज अपने आप में कंजर्व है, मतलब सुरक्षित रहता है। कैसे? इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे, फिर इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अगर हम कुछ एग्जांपल्स दें तो एग्जांपल्स देखो प्यारे बच्चों हमने क्या दिया, ध्यान से देखो। हमने बोला कि when glass rod rubbed with silk cloth, ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। ठीक है, दिस इज आवर आइसोलेटेड सिस्टम। देख फिर बच्चों मैंने क्या कहा कि हमने क्या किया है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। तो दिस इज अवर आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लीजिए हमारे आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे ही हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो यहाँ पे ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हमारे पास सिस्टम क्या हुआ क्या बच्चों? देखो सिस्टम हमारे पास क्या हुआ, एक तो सिस्टम हुआ हमारे पास ग्लास रोड और एक हमारे पास हुआ सिस्टम सिल्क क्लॉथ। यार बच्चों समझिए, एक तो हुआ ग्लास रोड, एक सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सिस्टम है ये कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? मतलब हमने एक सिस्टम मान लिया जिसमें ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है। फिर बच्चों हमने बाहर से कोई तीसरा सिस्टम इसके साथ लाके नहीं जोड़ना है इसके साथ में, या यहां से हमने कोई ग्लास रोड को या सिल्क क्लॉथ को बाहर नहीं करना है, या इस सिस्टम में सिर्फ अगर दो चीजें हैं तो दो ही रहने देनी है। ठीक है, दो ही रहने देनी है। तो इसका मतलब ये हमारे पास दो सिस्टम हो गए, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जिसमें दो चीजें हैं, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। क्लियर है फिर बच्चों? क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से एक चीज समझिए। अभी मैंने इसको क्या किया? बिफोर रबिंग, हम कहते हैं बिफोर रबिंग। फिर बच्चों अभी ना हमने इसको रब नहीं किया है, रब करने से पहले, बिफोर रब करने से पहले जैसे इसको हमने फ्रिक्शन नहीं किया, एक दूसरे के साथ नहीं रगड़ा है, नहीं रगड़ने पर प्यारे बच्चों ये चीज कैसी है? अभी न्यूट्रल। प्यारे बच्चों न्यूट्रल। और प्यारे बच्चों सिल्क क्लॉथ कैसा है? अभी न्यूट्रल है कि नहीं प्यारे बच्चों? ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। जो चीज न्यूट्रल होती है उस पर नेट चार्ज जीरो होता है प्यारे बच्चों। ऐसे सिल्क क्लॉथ पे भी नेट चार्ज जीरो है क्योंकि ये न्यूट्रल है, और ग्लास रोड पे भी नेट चार्ज जीरो है क्योंकि ये न्यूट्रल है।
तो मेरे बच्चों अगर मैं इसका इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज निकालूं या नेट चार्ज निकालूं या टोटल चार्ज निकालूं तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी टोटल चार्ज जीरो है, इसका भी टोटल चार्ज जीरो है, राइट। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको रब कर दूं तो जैसे ही मैं इनको रब करता हूं बच्चों, इनको क्या किया हमने, रब किया, ध्यान से समझना है आपको, इसको रब किया, इनको रब किया तो प्यारे बच्चों आपको ये प्रीवियस लेक्चर में आपको पता ही है, हमने इसे एग्जांपल को किया था जैसे कि अगर इन दोनों को रब करते हैं तो चार्जिंग बाय रबिंग की वजह से इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के जो है सिल्क क्लॉथ में चले जाते। पॉइंट टू द नोटिस कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से यहां ट्रांसफर हुए तो फिर बच्चों 3 ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है बचेंगे, राइट। अगर 3 नेगेटिव चार्ज यहां है तो 3 पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएंगे इस पे, ठीक है। अब आप समझ गए। तो हमारे पास ये कौन सा केस है, आफ्टर रबिंग। तो फिर बच्चों आफ्टर रबिंग वाला केस है हमारे पास, ये आफ्टर रबिंग वाला केस है। अब प्यारे बच्चों देखो, जो ग्लास रोड है, समझ रहे हैं आप, जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड पे कितना चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज आ गया, ये देखिए। तो जितना आपका ग्लास रोड पे चार्ज है, अब ग्लास रोड पे चार्ज अगर हम देखें तो बच्चों कितना है, आप ध्यान से समझिए, ग्लास रोड पे जितना चार्ज है उतना ही सिल्क क्लॉथ पे चार्ज है, बस एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, आप समझ पा रहे हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्ज इस पे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अब देखिए अगर हम नेट चार्ज यहां का निकाले तो जीरो नहीं आएगा मेरे बच्चों, क्यों आएगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, अगर इन चार्जेस का सम करें तो फिर बच्चों जीरो आएगा, जीरो ही आएगा आपके पास। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। तो देखिए, क्या बिफोर रबिंग और क्या आफ्टर रबिंग चार्ज सेम है, देखिए इस पे नेट चार्ज जीरो, आफ्टर रबिंग भी नेट चार्ज कितना है, जीरो। तो टोटल चार्ज यहां भी आफ्टर रबिंग भी और बिफोर रबिंग भी जीरो है। तो चार्ज अपने आप में क्या हुआ बच्चों, कंजर्व हुआ। चार्ज अपने आप में इस आइसोलेटेड सिस्टम पे क्या हुआ, कंजर्व हुआ। फिर बच्चों यही तो बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप में क्या होता है, कंजर्व होता है। तो यहां पे हमें चार्ज जो है कंजर्व लग रहा है। बहुत सारे एग्जांपल है फिर बच्चों, हम बहुत सारे एग्जांपल को अगर एक एक करके समझे तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल्स, ये आपको समझ में आया, दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं फिर बच्चों। अब हम दूसरा एग्जांपल्स क्या लेते हैं, ध्यान से समझिए। हम दूसरा एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं, एग्जांपल है हमारा इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव ऑफ यूरेनियम 92-238। जो इस तरह की एक एग्जांपल है, थोड़ा सा कोशिश करनी है आपको एग्जांपल, ऐसी बात नहीं आपने 10th में इसको किया होगा इजीली से। देखो इन कह रहा है इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम। अब देखो यूरेनियम 92 और 238, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है 92 है और एटॉमिक मास है 238। तो जो इस यूरेनियम जिसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अगर हम डीके करें, डीके समझ गए, यानी एक हैवी एलिमेंट है उसका हम अगर डिसइंटीग्रेट करें मतलब डीके करें, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अगर एक रिएक्शन करें जिसमें यूरेनियम जो है स्प्लिट हो जाए स्मॉलर न्यूक्लियाई में, ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो यूरेनियम है, एक जो आपका यूरेनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये स्प्लिट हो जाए, ठीक है, तो इसे डीके कहते हैं, स्प्लिट हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए ना। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने यूरेनियम लिया 92-238, ठीक है, और इसका डीके हुआ, इसका क्या हुआ, डीके हुआ। तो फिर बच्चों जैसे इसका डीके हुआ तो हमें मिला थोरियम 90 और यहां मिला 234 प्लस और क्या मिला हमें, हीलियम 24। अब फिर बच्चों ध्यान से समझना, यूरेनियम एक रिएक्टेंट है और हमारे पास ये क्या मिला, हमें प्रोडक्ट मिला। अब ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन से पहले यानी बिफोर डीके, यानी डीके होने से पहले, रिएक्शन होने से पहले, इसका स्प्लिट होने से पहले, यानी ये टूटने से पहले, इसका अगर मैं नेट चार्ज निकालूं प्यारे बच्चों, इसका अगर नेट चार्ज निकालूं तो क्या आएगा प्यारे बच्चों। देखिए भाई यूरेनियम है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब जेड ही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है यूरेनियम के पास 92 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, 92 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मान लो ई होता है, तो 92 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 92 ई। आप ई की वैल्यू पता ही आपको, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है, तो आप ई रहने दो। तो
इसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो नेट चार्ज अगर इसका निकाले बिफोर डिकेइंग से तो 92e आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, आप ध्यान से आप यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हुआ, ये केस कौन सा है फिर बच्चों, ये है आफ्टर डिके। जब डिके हुआ यानी इसका स्प्लिटिंग हो गया और ये प्रोडक्ट में बदल गया थोरियम और हीलियम, तो फिर बच्चों देखो इसका एटॉमिक नंबर है 90 और इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 है और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो फिर बच्चों अगर हम देखें आफ्टर डिकेइंग तो नेट चार्ज कितना आया 92, 90 + 2 92 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो 92 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फिर बच्चों कुछ समझ में आया, यहाँ पे हमने यूरेनियम का डिके किया तो बिफोर और आफ्टर जो है, बिफोर और आफ्टर जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, बिफोर और आफ्टर आप यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, सेम चार्जेस आ रहे हैं मेरे बच्चों, सेम चार्जेस। अगर इनका हम क्या करें, अगर इनका टोटल सम करें तो फिर बच्चों कितना आएगा, कंजर्व हो जाएगा, सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज 92e और यहाँ पे भी 92e, इसका मतलब यहाँ पे फिर बच्चों चार्ज कंजर्व रहता है, यानी बिफोर डिकेइंग आफ्टर डिकेइंग भी चार्ज कंजर्व है, जैसे ही हमने यहाँ देखा वो भी सेम ही बात है मेरे बच्चों। ओके, अब हम एक छोटा सा केस और लेंगे, मतलब एग्जांपल हम ज्यादा से ज्यादा हम लेंगे तब हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों एक एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है आप ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल है हमारा, हम यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन एनर्जेटिक गामा रे फोटोन्स, एनर्जेटिक गामा रे फोटोन interacts to nucleus of atom, it get converted into pair of देखो क्या हुआ, आप ध्यान से समझिए। When energetic gamma photon interact to nucleus of atom, it get convert into electron and positron। ठीक है फिर बच्चों, तो हम यहां पे कह सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, या इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ प्रोडक्शन, या पेयर प्रोडक्शन भी कह सकते हैं बच्चों, पेयर प्रोडक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हमने क्या लिख दिया, हम तो पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बच्चों ये एक एग्जांपल है जो एग्जाम में आने के चांसेस है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एनर्जेटिक जो है हमारे पास, व्हेन एनर्जेटिक गामा रे फोटोन्स इंटरेक्ट टू न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी हमने क्या किया, हमारे पास गामा रे फोटोन्स है। ठीक है, फोटोन के बारे में आपको बताइए, गामा रे फोटोन है और वो एटम की न्यूक्लियस से टकराया। ठीक है, इंटरेक्ट हुआ, तो जैसे इंटरेक्ट हुआ तो जो गामा फोटोन्स है ना, जो गामा का फोटोन्स है वो इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। किसमें, इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। फिर बच्चों इस केस को समझेंगे हम और इससे समझेंगे कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की ये इस एग्जांपल में हमने लिया। देखो एक गामा है, एक गामा फोटोन है, इस गामा फोटोन का क्या हुआ, ये गामा फोटोन किससे इंटरेक्ट हुआ, किसी एटम की न्यूक्लियस से इंटरेक्ट हुआ। तो फिर बच्चों एक तो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और एक ये पोजिस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ये है रिएक्शन, ये ऊपर जो मैंने लिखा इसकी रिएक्शन है बच्चों। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ये गामा फोटोन जो है किसी एटम की न्यूक्लियस से टकराया या इंटरेक्ट हुआ, तो जिससे ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिस्ट्रॉन। तो फिर बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं पोजिस्ट्रॉन। ई के ऊपर नेगेटिव है तो इसे इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं और ई के ऊपर पॉजिटिव है तो ये पोजिस्ट्रॉन कहते हैं। इस पे हम कोई वीडियो बनाएंगे ताकि ये समझ पाए कि पोजिस्ट्रॉन क्या होता है। अभी फिलहाल आपको समझा ई नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन, ई पॉजिटिव ये पोजिस्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसी को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो देखो पेयर प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन का। आप देखो ध्यान से, ये रिएक्शन होने से पहले गामा पार्टिकल, रिएक्शन होने से पहले यानी ये आपका एनर्जेटिक गामा फोटोन जो है न्यूक्लियस ऑफ एटम से टकराने से पहले अगर इसमें नेट चार्ज निकाला जाएगा, नेट चार्ज तो जीरो आएगा। आप सभी को पता है कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है। तो नेट चार्ज गामा पे कितना हो गया, जीरो। लेकिन पेयर में देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन पोजिस्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है। तो अगर हम नेट चार्ज आफ्टर रिएक्शन अगर नेट चार्ज निकाले तो भी जीरो आएगा। देखो बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज जीरो गामा पे
और पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन होने के बाद तो टोटल चार्ज निकालेंगे तब भी जीरो आएगा। तो देखिए चार्ज कंजर्व है कि नहीं, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई बाहर से तो हमने कोई चीज ली नहीं, तो इसी सिस्टम से ये बना, इसी से ये बना, तो आइसोलेटेड सिस्टम है। ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सारी आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है बच्चों। यूरेनियम से ये दोनों बने हैं, ना कि ये बाहर से आए हैं, इसलिए आइसोलेटेड। याद रखना आइसोलेटेड सिस्टम ही होना चाहिए। अगर चार्ज तभी कंजर्व रह सकता है जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। ये नहीं कि हम ये कह दें कि भाई इसमें कोई दूसरा चार्ज आके जोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना। फिर बच्चों एक छोटी सी रिएक्शंस और भी आती है, मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन और बताऊंगा, इसको भी आपको समझना है, फिर इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। छोटी सी डेफिनेशन क्या कहती है फिर बच्चों, एक एग्जांपल, पहले आप एक एग्जांपल और लेंगे, और ये हमारा एग्जांपल है इन प्रोसेस ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर। फिर बच्चों रिएक्शन क्या है, इन केस ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर, मतलब एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये एक आपको नाम याद रखना, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब है अगर मेटल का एनिहिलेशन करा जाए। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है फिर बच्चों, एक बार देखिए, एनिहिलेशन का मतलब होता है एक मान लो इलेक्ट्रॉन लिया आपने, एक मान लो पॉजिट्रॉन लिया, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और दो गामा फोटोन्स बना देंगे। क्या बना देंगे फिर बच्चों, दो गामा पार्टिकल्स बना देंगे या फोटोन्स बना देंगे। तो देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके दो गामा फोटोन्स को बना देंगे, पार्टिकल्स को बना देंगे। देखिए इसी को क्या कहते हैं, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझना है, ज्यादा डिटेल में हम इसकी वीडियो बनाएंगे अलग से ताकि आपको समझ में आए। फिलहाल देखो आप, तो अगर पेपर में आ जाए कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या होता है तो आपको ये लिख देना है, डिटेल में जाना अभी फिलहाल। और फिर पूछे इस एग्जाम्पल को हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्यों रखा, क्योंकि फिर बच्चों रिएक्शन से पहले अगर मैं नेट चार्ज निकालूं तो जीरो आएगा, आपको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या नेट चार्ज जीरो आएगा, फिर बच्चों बिल्कुल जीरो आएगा, क्योंकि गामा पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इस पे भी चार्ज नहीं है, इस पे भी, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। तो इन सारी रिएक्शंस में आप क्या देख पा रहे हो, इन सारी रिएक्शन में हमने एक बात कॉमन लगी कि चार्ज बिफोर और आफ्टर जो है वो सेम, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है बच्चों, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। चार्ज अपने आप में क्या हो गया, कंजर्व हो गया, चार्ज अपने आप में क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे कि अगर मतलब इसकी स्टेटमेंट से अगर डेफिनेशन लिखना चाहे कि चार्ज कंजर्व होता है तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आप सिंपल तरीके से अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन विच total charge of an isolated system। तो क्या बोला हमने, the property of charge in which total charge of an isolated system remains constant या फिर conserved, constant या conserved। फिर बच्चों इसका मतलब ये कहता है कि ये चार्ज की वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। देखिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आप रिएक्शन से पहले देखो इसका टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, इसके बाद देखो क्या चार्ज यहाँ जीरो है तो यहाँ कुछ चार्ज बढ़ गया, नहीं, देखो कंजर्व्ड है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ जीरो है, इसके बाद भी जीरो, रिएक्शन से पहले भी जीरो, रिएक्शन के बाद भी जीरो, क्या ये चार्ज घट गया है, बढ़ गया, नहीं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे चार्ज कितना है 92E और यहाँ पे भी चार्ज क्या है 92E, क्या घट गया है, बढ़ गया, नहीं प्यारे बच्चों, नहीं। तो इसका मतलब यही है कि चार्ज जो है कंजर्व रहता है। प्यारे बच्चों इसकी एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप कह सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, आप ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी created or nor be destroyed। Charge neither be created and nor be destroyed for an isolated system। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट जो लिखी है ना उसको नीचे वाली भी लिख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो कह रहा है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को ना तो आप क्या कर सकते हैं, ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ना तो खत्म कर सकते हो, ना ही बना सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम के, क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो फिर बच्चों ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके एग्जांपल्स पे जरूर ध्यान देना। तो हमारे पास जो है चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी जैसे कि हम बता रहे थे, चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों कौन सी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी हम दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं आपके सामने, हमने दो प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी। एक पढ़ी हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एक पढ़ी हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज का क्वांटाइजेशन से क्या मीनिंग है, क्या है क्वांटाइजेशन, इसको समझने की आप कोशिश करिए। जो देखिए क्वांटाइजेशन में सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक बॉडी ली, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम लिया। फिर बच्चों देखो आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा याद रखना है। यहां आइसोलेटेड जो वर्ड यूज हो रहा है वो आप समझ ही गए क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई बाहर से या अंदर से कोई बाहर ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए, या कोई भी सिस्टम में ऐड नहीं होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई आइसोलेटेड सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम जो कोई बॉडी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं इस आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी का टोटल चार्ज निकालना चाहूं, तो कैसे निकालूं? फिर बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालें। तो चार्ज की बच्चों एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज अगर अपने आप में क्वांटाइज्ड है तो किसी ना किसी तरीके से उसे निकाला जा सकता है। तो क्या है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों किसी रूल के तहत किसी चीज का किसी बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर सुरक्षित रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब देखिए मान लो इस बॉडी में, अगर हम मान लीजिए इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन n है, मान लो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, n नंबर है। अभी n नंबर ले रहे हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन n होंगे, ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि इस बॉडी पे अगर टोटल चार्ज निकाला जाए तो सिंपल है मेरे बच्चों, क्या करना है, या तो प्रोटॉन लेना है या इलेक्ट्रॉन लेना है n नंबर, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है या नंबर ऑफ प्रोटॉन लेना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना e से। फिर बच्चों ध्यान से क्या बोला मैंने यही तो कहा है कि किसी बॉडी पे अगर आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है। अगर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है ना, तो ये देखिए उस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, n है, तो ठीक है n रख दो और उस n को किससे मल्टीप्लाई कर दो, e से। अब तुम कह रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जो पॉजिटिव तब लेना है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, नेगेटिव तब लेना है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो फिर बच्चों ये क्या कहलाता है, यही क्वांटाइजेशन, यही प्रॉपर्टी चार्ज को निकालने की कि चार्ज किसी बॉडी में ऐसे रहता है, यही प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। अब आपको थोड़ा समझना है कि ये क्यू क्या है। फिर बच्चों ये है टोटल चार्ज, ठीक है। फिर बच्चों ये क्या है, n क्या है, n एक इंटीजर नंबर है। फिर बच्चों इंटीजर नंबर, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं बताऊंगा ये क्या है, इंटीजर नंबर, ठीक है। आपको पता है इंटीजर नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इंटीजर नंबर माना है। फिर जो e क्या है, इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। फिर बच्चों e को बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज की एक ऐसी बेसिक यूनिट जिसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। फिर बच्चों e की वैल्यू हम क्या लेते हैं, यहां ये जो चार्ज है उसकी बेसिक यूनिट है। फिर बच्चों क्या है, बेसिक यूनिट। अब चार्ज है तो यहाँ कुलाम लगा दिया, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, है ना। चार्ज को किसमें लेते हैं, कुलाम के अंदर, c। तो E की वैल्यू क्या लेते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। बच्चों ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू है, जो कि याद रखनी है, बेसिक, समझ गए, बेसिक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से समझो। अब अगर हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, मतलब इसकी स्टेटमेंट लिखें तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in which total charge of an isolated system। जो समझिए, the property of electric charge in which total charge of an isolated system is equal to integral मल्टीपल, देखो क्या बोला, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चों यही स्टेटमेंट है इसकी,
क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिसमें किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। देखो यहां पे भी दिख रहा है कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर है? इंटीग्रल मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? ई से कर रहा है, ई से। तो ई क्या है आपके पास? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का जो मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाता है? किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कहलाता है। यही प्यारे बच्चों, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, चार्ज क्वांटाइज, अब किसी बॉडी पे अगर हम किसी बॉडी का मास निकालना चाहे तो क्या मास निकल सकता है? क्या किसी रूल के तहत किसी बॉडी पे मास निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मास प्यारे बच्चों क्वांटाइज नहीं है। मास क्वांटाइज नहीं है, एस्टैब्लिश्ड है लेकिन मास क्वांटाइज नहीं है। लेकिन चार्ज क्वांटाइज है। क्या किसी बॉडी में आपने किसी बॉडी का मास निकालने के लिए क्या आपने कोई फॉर्मूला लगाया कभी कि भाई मान लो मैं आपको एक बॉडी दे दूं और कह दूं कि भाई इस बॉडी का मास निकालो आप, तो क्या इस तरह का या कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला लगा के आपने मास निकाला कभी बॉडी का? नहीं ना। तो इसका मतलब मास क्वांटाइज नहीं है। लेकिन चार्ज देखो, किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है तो एक फॉर्मूला मिल गया हमें, इसलिए कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज है अपने आप में। तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है, यही टोटल चार्ज किसी बॉडी पे कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना तो अच्छे से, यानी बेटर समझ में आएगा। तो एग्जांपल्स पे हम ध्यान देंगे। तो फिर बच्चों हम एग्जांपल देते हैं। अब एग्जांपल है क्या? ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जो मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें हमें क्या चाहिए? टोटल चार्ज चाहिए। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर बच्चों कितने हैं? 3 है। अब हम क्या करेंगे? इस पे टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे फिर बच्चों ये वाला। अब देखिए, अब आप सोचेंगे पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव लगाएं। इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो आपको कौन सा यूज करना है? नेगेटिव साइन यूज करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फिर बच्चों 3 है। और आप देखिए इलेक्ट्रॉन कितने, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी ई जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 3 मल्टीप्लाई ई मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, कूलम चार्ज निकाल रहे हैं हम। तो आपके पास कितना आ गया? फिर बच्चों कितना आ गया? -4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आंसर आ गया फिर बच्चों आपके पास, ये आंसर आ गया। देखिए आपने कितने आसान तरीके से क्या है किसी बॉडी पे चार्ज निकाल दिया इस फॉर्मूले का, तो चार्ज क्वांटाइज हुआ। एक एग्जांपल हम फिर बच्चों ये दे सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कोई बॉडी है, कैसे भी हो सकती है बॉडी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज 3 है यानी प्रोटॉन है, तो इस पे टोटल चार्ज चाहिए फिर बच्चों में कितना आएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे फिर बच्चों कितने हैं? 3। ठीक है, अब हम टोटल चार्ज इस पे निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा फिर बच्चों? टोटल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा साइन यूज करेंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे हो गए 3 यानी 3 लिखे, और इंटू ई की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों? हम ई की वैल्यू लेते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बच्चों कितना अच्छा फॉर्मूला है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप देख लीजिए कितना है, और हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज बॉडी पे इजीली से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखिए आप सिंपल तरीके से कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और उस पे मैंने यहां पे अगर देखें तो ये दे दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस पे टोटल चार्ज बताना है, टोटल चार्ज बताना है। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है? इसमें देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो फिर बच्चों देखिए, अब आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यानी ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, सबको पता है बच्चों। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बच्चों अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर देगा। अब ये तो कैंसिल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा। तो इस बॉडी पे टोटल एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट बचेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे फिर बच्चों? 1। अब टोटल चार्ज निकालेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, बाकी तो कैंसिल हो गए। दो इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन, ठीक है, एक। तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मेरे बच्चों कितना आ गया? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज आपके पास यहाँ पे आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल्स, और ये कहते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म।
ठीक है, समझ में आया? आप देखिए ध्यान से, टू द पॉइंट। अब हम टू द पॉइंट पे चलते हैं। पर बच्चों कुछ इंफॉर्मेशन जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। फिर बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। फिर बच्चों ये नहीं है कि थ्योरेटिकली बोल दिया हमने कि भाई हाँ ऐसा है कि एक बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन है तो ऐसे करके आपको चार्ज निकाल लेना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है और इससे साइंटिफिक पता लगा है कि हाँ किसी बॉडी पे चार्ज ऐसे निकल सकता है। तो आई होप को समझ में आया। दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ यूनिवर्सल लॉ। जो ये चार्ज का लॉ है क्वांटाइजेशन, भाई ये ऐसे निकलेगा चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज ऐसे निकालना, ये जो लॉ है चार्ज निकालने का जो नियम है, ये जो दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये कैसा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल लॉ। बच्चों यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ का मतलब है ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे कंसिस्टेंट हो रहा है, कहीं पे इनकंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब कहीं पे तो ये काम कर रहा है और कहीं पे काम नहीं कर रहा है। प्यारे बच्चों पूरे यूनिवर्स में ये काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है इतना। आप प्यारे बच्चों देखिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये नोटिसेबल है ओनली फॉर माइक्रोसेकंड। मतलब अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये नोटिसेबल है, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें पर बच्चों ये इग्नोर किया जाता है। मतलब आप समझे नहीं। देखो मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक लेवल और एक बोला मैंने पर बच्चों मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये नोटिसेबल है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में ये इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब एक बहुत बड़े लेवल, अगर बड़े लेवल पे देखें ना तो क्वांटाइजेशन चार्ज की चीजें है ना कि भाई इस बॉडी पे इतना चार्ज है ऐसे निकाला जाएगा, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। किसी बॉडी पे अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो इस चीज को यानी चार्ज की प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे लेवल पे, बहुत बारीक लेवल पे अगर देखा जाए तो ये नोटिसेबल है, ये नोटिस किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये नोटिसेबल कब है? जब आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल हो, मतलब बहुत छोटे स्तर पे देखा जाए तो ये नोटिस किया जा सकता है। समझ आया? अब देखिए, अब प्यारे बच्चों ये कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड वाज फर्स्ट गिवन बाय या सजेस्टेड बाय फैराडे बाय एक्सपेरिमेंटल। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज आपका क्वांटाइज्ड है, फैराडे एक साइंटिस्ट था, फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल मेरे बच्चों ध्यान रखना है, फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल इसको सजेस्ट किया था, सजेस्टेड। मेरे बच्चों फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटली ये सजेस्ट किया था कि चार्ज अपने आप में क्वांटाइज होता है। एक्सपेरिमेंट करके बताया था उसने कि ये चार्ज जो है कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, जैसा कि ये बताया गया है। मेरे बच्चों एक साइंटिस्ट और हुए थे जिसका नाम है मिलिकन। फिर बच्चों ये जो साइंटिस्ट था मिलिकन, ठीक है, सबसे पहले जो बताया था कि चार्ज क्वांटाइज है, ये सबसे पहले सजेस्ट किया था एक्सपेरिमेंटली फैराडे ने। लेकिन फिर बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है कि चार्ज का जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, चार्ज इस्टेब्लिश बाई यानी चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस्टेब्लिश्ड बाई, इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि चार्ज अपने आप में क्वांटाइज है। इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो मिलिकन ने दिया था। तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हो या आप इसको सीधा बोल सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन बाय मिलिकन। तो मिलिकन ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो मिलिकन ने ही बताया था कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन जो बताया था कि डेमोन्स्ट्रेशन दिखा था कि भाई देखो ये चार्ज क्वांटाइज ऐसे है, वो मिलिकन ने बताया था। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ रही होगी और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है ये भी समझ में आ रहा होगा। बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी, हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अच्छे से कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं पेपर में, सब पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी